नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आबादी के लिहाज से दुनिया के दो सबसे बड़े देशों भारत और चीन के बीच शांति पूरी दुनिया के हित में है। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं। दोनों ही पड़ोसी भी हैं और दुनिया के दो सबसे ऐतिहासिक देश भी, जहां पर सभ्यताएं फली फूली और जिसने दुनिया के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। आज का दिन दोनों देशों के लिहाज से काफी ज्यादा खास रहा है। आज हम बात करने वाले हैं खबरों की खबर में इसी बड़ी खबर पर। लंबे इंतजार के बाद बर्फ पिघली है। भारत और चीन के बीच बातचीत का रास्ता साफ हुआ। दोनों मुल्कों के राष्ट्रप्रमुखों ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने और शी जिनपिंग ने रूस के कजान में बातचीत की है। आज इस खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे। खास मेहमान भी मेरे साथ होंगे। 5 साल से जो सीमा विवाद को लेकर तनाव चल रहा था, जिसके बाद मुलाकात इन दोनों चीफ्स की नहीं हो पाई थी, वो अब हुई है। माना जा रहा है कि दुनिया की शांति बहाली के लिए, दुनिया में स्थायित्व लाने के लिए, संपन्नता लाने के लिए ये एक अहम मुलाकात है। इसके बाद कितना वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा भारत और चीन के साथ आने से, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारी दूसरी खबर तुर्की से आई है। तुर्की में एक खतरनाक आतंकी हमले की खबर आ रही है। कई लोग जिसमें मारे गए, खबर अभी डेवलपिंग है, वहां पे खबर चल रही है। एक सरकारी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की गई आतंकियों के द्वारा। सारा आतंकी हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तुर्की की एयर स्पेस कंपनी को निशाना बनाया गया है। हमला सीसीटीवी में है। कुछ आतंकी दिखाई भी दिए हैं और आतंकियों के साथ एक महिला भी दिखाई दे रही है जो गोली चला रही है। कौन हो सकता है तुर्की में आतंकी हमला करने वाला, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की। रूस के कजान शहर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की सफल यात्रा के बाद वापस लौट रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच रिश्तों की जो 5 साल के बाद अब जाकर ये रिश्ते पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच करीब 3,500 किलोमीटर सीमा पर विवाद है, जो संबंधों के सामान्य बनाए रहने में सबसे बड़ी बाधा रहा है। गलवान विवाद के बाद तो तनाव इतना बढ़ गया कि आपसी संबंध सबसे खराब दौर में पहुंच गए। आपको याद होगा कि जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 45 साल बाद हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के कितने जवान मारे गए, इस पर अब तक कोई एक राय नहीं बन पाई है। लेकिन मोटे तौर पर कहा जाता है कि 40 से 50 चीन के जवानों को भी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जो गलवान में जब हिंसा हुई थी जून 2020 में। वो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ऐसी बहती पानी में भी कुछ लोग गिरा दिए गए, कुछ फेंक दिए गए और वहीं पर ये हिंसक झड़प हुई थी। 45 साल बड़ी घटना थी ये। अमूमन भारत और चीन के बीच इस तरह की हिंसक झड़पों की खबरें नहीं आती हैं। इसके बाद जब ये घटना घटी, उसके बाद सीमा पर कई और झड़पों की खबर भी आई। जैसे जनवरी 2021 में सिक्किम के नाकुला पास में झड़प हुई। सितंबर 2021 को पेंगोंग झील के पास झड़प की खबर है। और फिर दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी विवाद सुलझाने की कोशिशों के बीच इन तमाम झड़पों का असर भारत और चीन के रिश्तों पर व्यापक तौर पर पड़ा। इन हालात में रूस में हो रही ब्रिक्स देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के लिए बहुत ही ठोस भूमिका की जरूरत थी। और ये भूमिका पिछले कई हफ्तों से लगातार तैयार हो रही थी। एक और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही थी, तो दूसरी ओर दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर भी बातचीत चल रही थी। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर पर 21 राउंड की बातचीत हुई। बातचीत के ताज़ा दौर का असर दिखा और दोनों देशों ने विवाद के अधिकतम बिंदुओं पर सहमति बना ली है। और ये तय हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल की जाए। दोनों देशों ने सीमा पर निगरानी के लिए पेट्रोलिंग के तरीके पर भी अब सहमति बना ली है। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब अपने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आमने सामने बैठे, तो आपसी संबंध सुधारने से जुड़ी सहमति पर मुहर लग गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर विवादों और मतभेदों के साथ जिम्मेदारी से निपटना जरूरी है, ताकि इससे शांति और स्थिरता पर असर ना पड़े।
दोनों ही देशों ने तय किया कि भारत चीन सीमा विवाद को स्थायी तौर पर सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द मिलेंगे। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल विशेष प्रतिनिधि हैं, तो चीन की ओर से उनके विदेश मंत्री वांग यी विशेष प्रतिनिधि हैं। सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के दौरान क्या कहा। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच आज हुई मुलाकात पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसके बाद विस्तार से जानकारी दी। बताया कि क्षेत्रीय द्विपक्षीय रिश्तों का क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और संपन्नता पर असर होगा। इसीलिए दोनों ही देशों को एक दूसरे की संवेदनशीलता, चिंताओं, उम्मीदों का सम्मान करना होगा। इतना ही कह सकता हूं कि पिछले 2 दिन में जो कदम हमने उठाए हैं, और ये कदम पिछले 2 दिन से हमारे सामने हैं, लेकिन इन पे जो काम हुआ है वो काफी समय से काम चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि इनसे हमारी एक तरह से जो प्रक्रिया है सामान्य रिश्ते बनाने के लिए, उनको वापस एक सामान्य रास्ते पे लाने के लिए वो यात्रा एक तरह से चल पड़ी है। जैसा मैंने अपने जो मैं पहले कह रहा था कि जो ये restoration of peace and tranquility in border areas will create space for returning towards the path of normalization, मैं यही मेरा तात्पर्य इसी चीज की तरफ था कि जो पीछे अभी समझौता हुआ है उससे ये रास्ता अब खुल गया है। रास्ते पे अब चलने की हम दोनों को आवश्यकता है। और जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, जो हम दोनों के बीच आगे चल के प्रोसेस होगा, प्रतिक्रिया होगी, उससे ट्रस्ट, हमारी आशा है कि उससे ट्रस्ट बढ़ेगा हम दोनों के बीच में। सारा का सारा जो जोर है वो ट्रस्ट यानी भरोसे पर है। दोनों मुल्कों के बीच सबसे बड़ी दिक्कत भी इसी शब्द को लेकर है, भरोसा। क्योंकि अमूमन भरोसा एक दूसरे पर करना आसान नहीं होता और चीन ने तो अक्सर भारत के साथ दगाबाजी की है। खैर, एक सफल यात्रा के बाद जो 2 दिन यात्रा की, प्रधानमंत्री मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। लेकिन कैसी रही ये विजिट और क्या मतलब निकाले जाएंगे, इसी पूरे विश्लेषण के लिए आपको लिए चलते अपने सहयोगी हमारे साथ, हमारी सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स कादम्बिनी शर्मा इस वक्त जुड़ रही हैं। कादम्बिनी, 2 दिन की यात्रा, बहुत कुछ रहा। ब्रिक्स की मीटिंग एक साइडवेज रही, साइडलाइंस पर बायलैटरल्स बड़े इंपॉर्टेंट हुए, चीन, रूस, ईरान। मैं चीन से शुरू करता हूं। आज का दिन शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात का था। सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है सुमित कि दोनों आमने सामने बैठे इतने वक्त के बाद, और एक नॉर्मलाइजेशन की बात अगर हम कहें रिश्तों की, उसके लिए कदम बढ़ाए गए हैं। हालांकि ऐलान तो 2 दिन पहले हो गया था कि पेट्रोलिंग जो
अग्रीमेंट है वो हो गया है, लेकिन तब भी जब शीर्ष नेता आपस में मिलते हैं इस तरह से इतने तनाव के बाद, तो बाकी चीजों पर भी मुहर लग जाती है। तो अब ये साफ हो गया है कि ये जो भारत जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, चीन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, किस तरह से किस लेवल पे जो अधिकारी हैं वो मिलेंगे, जैसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे जो 2019 से नहीं मिले हैं। अजित डोभाल हैं भारत की तरफ से, वांग यी है चीन की तरफ से। जो विदेश मंत्री है वो अब आगे कम्युनिकेट करेंगे। तो एक हर लेवल पर जो बातचीत जब होती है तो उससे समस्याएं जो हैं वो सुलझती हैं। पीएम ने बड़े साफ तौर पर कहा कि विवादों को, मतभेदों को इस स्तर पर नहीं पहुंचने देना है कि वो अशांति का कारण बने। तो ये बड़ा अहम है, क्योंकि हम बार-बार हम देख चुके हैं कि एलएसी पर क्या होता है और कितनी बार जो है हम धोखा खा गए हैं। जो ट्रस्ट की बात होती है वो बहुत बहुत जरूरी है। तो म्यूचुअल ट्रस्ट की बात, म्यूचुअल सम्मान की बात यहाँ पर की गई है। तो ये बड़ा अहम है। तो सामने जब दोनों बैठे तो एक खुलकर एक बात हुई, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जी। में बात हुई। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब इस पर आगे कदम बढ़ाएंगे दोनों देश, और बेहतरी के लिए और एलएसी पर शांति के लिए अब एक ग्राउंड तैयार हो गया है। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा कादम्बिनी, चीन के बारे में, और वो ये कि जून 2020 की जो स्थिति थी गलवान इलाके में फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 के बीच जो पेट्रोलिंग होती थी, उसी स्थिति पर वापस लौटने को लेकर पेट्रोलिंग की बात हो या चरवाहों के जाने की बात हो, वो सहमति बन गई जो कहा गया 2 दिनों में विदेश मंत्रालय की तरफ से। क्या ये माना जाए कि भारत का जो धैर्य था, भारत की जो 4 साढ़े 4 साल तक आपने 21 राउंड की बातचीत की और अंततः वो चीज़ का पाने में आप कामयाब रहे, जिसकी वजह से चीन के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने अपनी इलाके को छोड़कर हमारे इलाके में आकर पेट्रोलिंग करनी शुरू की, तो ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल, इसको एक बड़ी कामयाबी ही नहीं बल्कि एक मैच्योर लीडरशिप, एक मैच्योर डेमोक्रेसी के तौर पर भी देखना चाहिए, क्योंकि इतने वक्त तक हमने कितने लेवल्स की बात की, चाहे सैन्य स्तर पर, चाहे कूटनीतिक स्तर पर, बातें होती रही, धीरे धीरे चीजें जो है वो मूव करती रही, और आखिरी जो ये एक पेंडिंग इशू था ये भी अब इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और भारत ने साफ कर दिया है। इससे ये भी एक चीज साफ होती है कि कोई ये सोचे अगर कि उसका सैन्य बल बहुत ज्यादा है और किसी को वो इससे दबा सकता है, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सैन्य बल आज की तारीख में सब कुछ नहीं हो सकता। भारत ने, आपको याद होगा कि क्या क्या जी। किया, भारत ने ऐप्स बैन किए, भारत ने कंपनियों के ऊपर सवाल उठाए, किस तरह से वो व्यापार करती हैं उनके ऊपर सवाल उठाए, भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो दोबारा शुरू नहीं किया कोविड के बाद। तो ये सभी चीजें भी एक तरह से प्रेशर बनाती हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि भारत आज की तारीख में तेजी से उभरता हुआ एक जी। ताकत है और सबसे तेजी से उभर रहा है दुनिया में। तो ये भी बात कहीं ना कहीं समझनी चाहिए कि वो भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। बिल्कुल, और भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया भी समझ रही है, इसीलिए दुनिया भले 2 धड़ों में बट गई हो, पर भारत एक ऐसी धुरी है जो दोनों धड़ों को एक साथ साधे हुए है, चाहे वो अमेरिका की बात कर लें, चाहे इधर रूस और चीन की बात कर लें। इसीलिए दोनों के साथ भारत के एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में, दिखाने में इस वक्त कामयाब दिखाई देता है। कादम्बिनी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन जैसा कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार न सिर्फ क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति, स्थिरता और संपन्नता के लिए काफ़ी अहम है। चीन के साथ संबंधों में सुधार की शुरुआत भारत के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है, वो भी एक ऐसे दौर में जब भारत पश्चिमी देशों के भी करीब है और उनसे लगातार भिड़ रहे रूस का भी सबसे विश्वस्त दोस्त साबित हुआ है। चीन के साथ संबंध बेहतर होने से भारत की हैसियत दुनिया के भू सामरिक परिदृश्य में और बढ़ जाएगी। भारत जिस तरह से दुनिया के नक्शे पर उभरा है वो बताता है कि उसके रिश्तों को आपसी विश्वास की बुनियाद पर बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले ही एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में यह स्पष्ट भी किया था। भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता, हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है, और ये बात दुनिया भी समझ रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति से दुनिया में आनंद का भाव आता है। भारत सफल होता है, विश्व को अच्छा लगता है। अब चंद्रयान की घटना देख लीजिए, पूरे विश्व ने उसको एक उत्सव के रूप में मनाया।
भारत आगे बढ़ता है तो जलन का, ईर्ष्या का भाव नहीं पैदा होता। हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है, क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा होगा। अगर हम अतीत में देखें तो दुनिया में शक्तियों का संतुलन बनता बिगड़ता रहा है। कभी अमेरिका पावरफुल हुआ, कभी यूएसएसआर पावरफुल हुआ, फिर उसका विघटन हुआ, फिर वहाँ पर रूस आ गया, फिर चीन आ गया। तो बार बार दुनिया में शक्ति संतुलन बनता बिगड़ता रहा और अब एक नए शक्ति संतुलन में भारत को इस वक्त नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीते 2 दशक में भारत की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है, चाहे वो सैन्य ताकत हो, आर्थिक ताकत हो, टेक्नोलॉजी की ताकत हो या फिर जनसंख्या के तौर पर युवा शक्ति की ताकत हो। आर्थिक तौर पर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और 2027 तक भारत के दुनिया के 3री सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की पूरी संभावना है। भारत का दुनिया के तमाम बड़े बहुराष्ट्रीय मंचों का हिस्सा बनना उसकी इसी ताकत को दर्शाता है। दुनिया में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा ब्रिक्स भी ऐसा ही एक मंच है। रूस के तातरस्तान प्रांत के कजान शहर में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में 5 संस्थापक देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तो शामिल हुए ही 5 नए सदस्यों मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को औपचारिक तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बना लिया गया। इन नए सदस्यों के शामिल किए जाने के बाद बड़ी शक्तियों का क्लब ब्रिक्स दुनिया के लिहाज से ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 20 से ज्यादा देशों को भी ब्रिक्स सम्मेलन में आने का न्योता दिया, जिन्होंने इस क्लब में शामिल होने के लिए अर्जी दी है। इस बैठक में यह संकेत भी दिया कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी देशों की सारी ताकत के बावजूद दुनिया में रूस के पास मित्र देशों की कमी नहीं है और भारत रूस का सबसे विश्वस्त मित्र साबित हुआ है। ये तब है जब भारत उन देशों के भी काफी करीब है जो लगातार रूस को संदेह से देखते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार रूस के खिलाफ यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद कर रहे हैं। अमेरिका उनमें सबसे अहम देश है। यही नहीं, भारत अपनी दोस्ती के साथ शांति की अहमियत भी जानता है और यही वजह है, चाहे वो पश्चिम एशिया में इजराइल हमास युद्ध हो, इजराइल ईरान तनाव हो या रूस यूक्रेन युद्ध हो, भारत खुलकर इस पर बात करता है, शांति की बात करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में खुलकर ये बात कही थी। Just look over the last 10 years. Right now, there is a war going on in Ukraine. How many countries, how many prime ministers, how many leaders have the ability to go to Moscow, talk frankly, go to Kiev, talk frankly, go back to Moscow and go back to Kiev? भारत लगातार इस पर बात करता है। विदेश मंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में इस पर अंडरलाइन भी किया कि भारत जो है वो दोनों तरफ संबंध को बनाए रखने की पैरवी कर रहा है, शांति की पैरवी कर रहा है। कोई भी देश ऐसा तभी कर सकता है जब वो वैश्विक शांति को देशों की आपसी राजनीति से ऊपर रखे। तभी भारत अमेरिका से भी उसी जवाबदेही और स्पष्टवादिता के साथ बात करता है जैसा रूस या चीन के साथ। अमेरिका भी यही समझता रहा है और यही वजह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसने भारत की अहम भूमिका को समझकर ऑस्ट्रेलिया, जापान और जैसे विश्वस्त सहयोगियों के साथ भारत को क्वाड में शामिल किया। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती से निपटने की कोशिश है। दरअसल दुनिया का कोई ऐसा बहुराष्ट्रीय मंच नहीं है जो भारत को आज की तारीख में नजरअंदाज कर सके। ब्रिक्स हो, क्वाड हो, उसके अलावा G20 और शंघाई सहयोग संगठन में भी भारत की भूमिका दिन पर दिन अहम होती जा रही है। दूसरी ओर भारत G7 में भी एक इनवाइटी के तौर पर शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें तो भारत भले ही अभी 5 स्थायी सदस्यों में शामिल ना हो, लेकिन स्थायी सदस्य बनाए जाने के भारत दावे को चीन को छोड़ दुनिया के लगभग हर बड़े और ताकतवर देश का समर्थन मिला है। दुनिया के नक्शे पर भारत की उभरती साख पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर से, जो ब्रिटेन के एक जाने माने कारोबारी भी हैं। मेरे साथ यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। शहीद नानक सिंह फाउंडेशन ने भारत अमेरिका संबंधों पर, भारत के नेबरहुड में जो हालात हैं, इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित किया है।
अभी जो स्थिति है दुनिया में, कई हिस्सों में संकट की स्थिति है, युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं, पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। आपको लगता है इस परिस्थिति में क्या भारत एक पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है पश्चिम एशिया में? हाँ, बिल्कुल कर सकता है सर। भारत एक ही कंट्री है जिसको अमेरिका भी रिस्पेक्ट करता है, चाइना भी रिस्पेक्ट करता है बिकॉज़ ऑफ पॉलिसी। हमारी जो पॉलिसी है, हम सबसे एक साथ मिलके रहना चाहते हैं। वी आर नॉट इनटू एनी ग्रुप। इसलिए भारत को चाहिए भूमिका निभानी चाहिए और सब पीस मेकर के लिए। और उसके बाद सबसे पहले भारत को सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट देनी चाहिए, क्योंकि भारत की वैल्यू और बढ़ जाएगी जब सिक्योरिटी काउंसिल पे आ जाएगा। और उसके बाद जो अमेरिका है, रशिया है, उनको चाहिए कि इंडिया को अप्रोच करें और इंडिया को रिक्वेस्ट करें कि ये युद्ध जो चल रहे हैं इसका इफेक्ट दुनिया में पड़ता है, गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसमें किसी को फ़ायदा नहीं है। आज जो ग्लोबल हो गया है दुनिया, ये एक कोने में युद्ध चलेगा, उसका इफेक्ट दूसरे कोने में भी पड़ेगा। इसलिए पीस ओनली ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। अगर पीस नहीं है तो ना प्रॉस्पेरिटी है ना प्रोग्रेस है। तो दुनिया में अगर हमने चलना है तो हमें हर तरह से ये काम करना पड़ेगा कि कहीं किसी कोने में ये जंग ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा हो। और भारत देखो सबसे ज़्यादा पीस फोर्स भेजता है, यानी यूनाइटेड नेशन में सबसे। इनका जो हिस्ट्री देख लो, आज तक किसी भारत ने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। 1947 में जब आज़ादी मिली, कश्मीर पे भी इंडिया ने अटैक नहीं किया। कश्मीर को तो बचाने के लिए इंडिया गए। 1962 में चाइना ने भी अटैक कर दिया। हमारा तो कहते हैं तो शराफत में मारे गए। अभी लेकिन जो हमारी लीडरशिप है, मैं उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपने हमारी जो डिफेंस फोर्सेस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, गन्स, एवरीथिंग हमें मिल गए हैं। इसलिए चाइना भी डिसंगेज कर रहा है, क्योंकि अगर आपने पीस चाहिए भारत को तो आपने को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े। लेकिन हमारी जो डिफेंस है, इट हैज़ टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आजकल जो वीक देश है उसकी कोई इज्जत नहीं है, और हमें तो होना चाहिए सबसे नंबर 1, कि हमारी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है। आपने शांति की बात कही और भारत की विदेश नीति जो है उसमें हमेशा से फोकस रहा है दुनिया में शांति पर, और हमारा इंटरेस्ट भी है कि दुनिया में शांति होगी तो हम हमारे जो टारगेट्स हैं डेवलप्ड नेशन बनने की, उसकी दिशा में हम आगे भी बढ़ पाएंगे। पर एक सवाल इससे ये उठता है कि आपने कहा पीस मेकर की भूमिका भारत निभा सकता है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या करना होगा भारत को? आपकी क्या सुझाव? देखो, भारत को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया इजराइल के साथ भी संबंध हैं अच्छे, हाँ, वो सबके साथ है। इवन यूएई में भी अच्छे हैं। मैं अभी पहले बता रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरेबिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है। एंड दूसरी बात ये भी देखो, जो इंडियन डायस्पोरा है इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। कहाँ तक पहुँच गए? बिकॉज ऑफ हमारी एंशियंट वैल्यू, जो हमारे भारत माँ ने हमें जो वैल्यू दी है, उस वैल्यू से आदमी किसी चीज़ से आगे नहीं जाता। इस द वैल्यू सिस्टम। अच्छी वैल्यू वाला इंसान अच्छा है, बुरी वैल्यू वाला बुरा है। तो आप रामी रेंजर को सुन रहे थे। एक बात तो तय है कि इस नई परिस्थितियों में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें भारत की ताकत बहुत बड़ी है। भारत क्वाड का भी मेंबर है, भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है। क्वाड को माना जाता है कि एंटी चाइना फोरम है, तो ब्रिक्स को माना जाता है कि एंटी अमेरिका प्लेटफॉर्म है। लेकिन उसके बावजूद भी चीन और अमेरिका दोनों भारत को साथ लेकर चलना चाहते हैं, भारत के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। जैसा कि रामी रेंजर साहब बोल रहे थे हिमांशु के साथ बातचीत में कि भारत में बहुत बड़ी ताकत है यहाँ की पॉपुलेशन के तौर पर, खासकर युवा पॉपुलेशन के तौर पर। अब परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं दुनिया में कि भारत एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाता हुआ दिखाई देता है। मेरे साथ दो खास मेहमान इसी पर बात करने के लिए वीरेंद्र गुप्ता जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, स्वागत है आपका। और हर्ष पंत साहब है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी एट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। आपका भी हर्ष साहब स्वागत है। हर्ष साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है। ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, हम जब देखते आए थे आज से 70-80 साल पहले कि दो मुल्क थे, रूस और यूएसएसआर और अमेरिका, आपस में जो शीत युद्ध करते रहते थे, दुनिया भटी हुई थी। भारत ने तब नैम बनाने की कोशिश की, निर्गुट आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। आज की तारीख में वही स्थिति दिखाई दे रही है दोबारा। एक तरफ अमेरिका का डोमिनेंस है, एक तरफ चाइना और रशिया एक साथ खड़े हो गए अमेरिका के डोमिनेंस को तोड़ने के लिए। इस बीच में भारत है जो दोनों तरफ बैलेंस बना के चल रहा है। क्या ये माना जाए
कि आप चीन हो या अमेरिका हो या रूस हो, वो भारत के बगैर विश्व शांति, विश्व प्रगति, विश्व संपन्नता की बात कर ही नहीं सकते हैं। इंडिया इज द मोस्ट इसेंशियल नेसेसिटी एट द मोमेंट। जी बिल्कुल ऐसा इस समय जो परिस्थितियां हैं वो इस बात को बड़ा स्पष्ट तौर पर प्रकट कर रही है कि भारत का जो रोल है वो इस समय दुनिया के केंद्र में केंद्र और एक जो नेतृत्व इस समय दुनिया को चाहिए वो प्रदान करने में बड़ा सक्षम है। और एक ऐसे समय जबकि जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे समय जबकि ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा है, एक ऐसे समय जब एक लीडरशिप का वैक्यूम है, उस समय भारत जिस तरह की लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है दुनिया को, वो मुझे लगता है अपने आप में एक यूनिक एट्रीब्यूट है और बहुत वैल्यूड एक एट्रीब्यूट है, जिसमें कि चाहे वो अफ्रीका के देश हो, लैटिन अमेरिका के देश हो या मिडिल ईस्ट से लेकर और पश्चिमी देश हो, वो इसको बहुत वैल्यू करते हैं कि भारत आज लीडरशिप लेकर सिर्फ सवाल नहीं खड़े कर रहा है एग्जिस्टिंग ऑर्डर को लेकर, बल्कि समस्याओं के समाधान को भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, कैसे एक कोalition बनाई जा सकती है और देशों के साथ कैसे पार्टनरशिप्स की जा सकती हैं। तो जो आज का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें भारत भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ध्रुव है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोल है। और मुझे लगता है ये जो क्षमता आज भारत के पास है, इस क्षमता को भारत एक अच्छे तरीके से एक प्रासंगिक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और उसका नतीजा हमको देखने को मिल रहा है, जिसका आपने जिक्र किया कि हर कोई चाहता है कि वो भारत के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करे। और चीन जैसा देश भी, जिसने 4 साल पहले एक मिलिट्री प्रॉब्लम भारत के साथ खड़े करने की कोशिश करी, आज उसको ये अंदाज आ गया है कि उसको भारत के साथ काम करना उसके लिए भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कहीं पर ये भारत की जो सेंट्रलिटी है ग्लोबल ऑर्डर में, उसको अंडरस्कोर करता है। बिल्कुल। गुप्ता जी, जो बात हर्ष कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, और वो मैं ये कहना चाहूँगा, आप देख रहे हैं चाहे ईरान हो चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, भारत दोनों के साथ दोस्ती करता है। एक शिया मुल्क, एक सुन्नी मुल्क। भारत इजराइल का भी दोस्त है, भारत फिलिस्तीन के साथ बात कर रहा है, भारत ज़ेलेंस्की से ही बात करता है, भारत पुतिन से ही बात कर रहा है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत ही गिने चुने प्राइम मिनिस्टर्स में से भी है जो इन वॉर जोन में जाकर मुलाकात करके पस्तली आ चुके हैं, ज़ेलेंस्की से भी और पुतिन से भी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भारत की जो ताकत है, क्या दुनिया के सो कॉल्ड विकसित देशों को, मॉडर्न देशों को समझ में आ गई है कि आज अगर कल आपको बातचीत की टेबल पे आना है, समस्याओं का समाधान करना है, जनता के पास सुख सुविधाएं, वैभव पहुंचाना है, तो भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत ने खेमेवादी पॉलिटिक्स, गुटवादी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है। और जैसा आपने बताया, हम क्वाड को एंटी चाइना प्लेटफॉर्म नहीं देखते हैं। इसी तरीके से हम ब्रिक्स को एंटी अमेरिका प्लेटफॉर्म भी नहीं देखते हैं। हम इश्यूज को अपने मेरिट पे एग्जामिन करते हैं और हर देशों से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। और हमारी मैसेज क्या है कि ये जो डिफिकल्टीज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको पीस और डायलॉग से रिजॉल्व करना है। तो अगर इस मैसेज को बीच में रखा जाए तो ही सोल्यूशन निकल सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि जो लड़ाई झगड़ों में जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग खेमे हैं, उन सब से बातचीत करनी पड़ेगी। तो आपका कहना सही है कि इंडिया एक रोल अदा कर सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि इंडिया की सक्षमता इतनी ज्यादा हो गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं और उसमें दूसरे देशों को आना पड़ेगा। लेकिन इंडिया और इंडिया जैसे मुल्क जो हैं, एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। जी। आज का जो मुद्दा है खास की चाइना, मैं इसमें कुछ बात कहना चाहता था। प्रधानमंत्री जी ने आज बोला है कि म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत जरूरी है। जो अभी बॉर्डर पे हुआ है उसमें अभी शुरुआत है और आगे बढ़ के देखना है कैसे डिसएंगेज होगा, कैसे ट्रूप रिडक्शन होगा, वो सब चीजें हैं। बट उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि साइमल्टेनियस राइज ऑफ बोथ कंट्रीज। हमने चाइना का राइज जो है एशिया में, वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया, लेकिन चाइना ने हमारा साइमल्टेनियस राइज अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, उसको चाइना को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमको सिक्योरिटी काउंसिल की बात हुई थी, आपने करी, और उसमें जो सबसे बड़ा एक्टिव ऑपोजिशन है वो चाइना की तरफ से है। तो चाइना को अपना रुख जो है वो हमारी तरफ से थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको भी कॉज ऑफ अपोजिशन नहीं दे रहे। हमने हमेशा चाइना का साथ दिया हर चीज में,
और वो दिखता चाहे भी वो गुप्ता जी, अगर हो, आज की तारीख में मैं ट्रेड की बात करूं तो जो भारत और चीन के बीच आपस में व्यापार होता है वो भारत के लिए तो नुकसानदायक, क्योंकि हम उनके यहाँ से ज़्यादा चीज़ें मंगाते हैं और हमारे यहाँ से वहाँ कम चीज़ें जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा गुप्ता जी। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चीन के रुख में जो ये बदलाव आया है गुप्ता सर, कि 2020 की स्थिति को लेकर वो मान गया, पेट्रोलिंग को लेकर उस इलाके में, लद्दाख के इलाके में, क्या चीन को ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि कोविड के बाद दुनिया में जैसे अलग थलग पड़ा चीन, दुनिया उससे दूर होने लगी और भारत के करीब आने लगी, बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में अपना व्यापार स्थापित करने लगी, चीन से बाहर भागने लगी, क्या शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन को समझ में आ रहा है कि अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनके साथ चलना ही पड़ेगा, वरना हम दुनिया में सबके लिए अलग थलग पड़ जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं लगता है, ये पहला स्टेप है, बड़ा वेलकम स्टेप है, बट बहुत और आगे स्टेप्स की जरूरत है जी। चाइना, अपनी ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ी बात है, करीब $100 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में, और अभी तक चाइना ने लिप सिंपैथी, कोई भी एक्टिव काम हमने बहुत दफा उठाया है चाइना से, बट चाइना अभी तक हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर ऑल काइंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड, और चाइना अपनी तरफ से कोई भी एक्टिव स्टेप्स नहीं लिए जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो, और जो ग्लोबल स्टेज पे बार बार जो है रुकावटें डालता है इंडिया के तरक्की के लिए, इंडिया की एक्नॉलेजमेंट के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो जब तक ये माहौल रहेगा, ये तो देखिए, इसमें ये कहना कि ये जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग का इंतजाम हो गया है और बहाल करना है प्री 2020 की सिचुएशन, इससे चाइना के रुख में बदलाव मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा है। चाइना इंडिया की टेरिटरी पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान के साथ में जो है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड टेरिटरी में बेल्ट रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स लगाएगा, तो बहुत और तरीके हैं हमारे नेबर्स में चाइना का जो रवैया। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली वीरेंद्र जी, वही मैं कहने वाला था, इनफैक्ट पूछने वाला था हर्ष साहब सर, वो ये कि चीन भारत के साथ दोस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है आज की डेट में, पर हमको नहीं भूलना चाहिए हर्ष साहब कि चीन और पाकिस्तान की मधुरता कहीं ज़्यादा है भारत और चीन के मुकाबले। चीन का जो कुछ इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो हमको दिखाई देता है, वहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर चुका है। क्या, मैं फिर उसी क्रिटिकल इशू पे आ रहा हूँ, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो सकता है, हो पाएगा? सुमित जी, तो देखना पड़ेगा कि जैसे प्रधानमंत्री ने आज भी बड़े स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा कि जब तक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी एक दूसरे के कंसर्न्स के बारे में नहीं होगी, तब तक संबंध आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है ये कंसिस्टेंट मैसेज जो भारत ने लगातार पिछले 4 साल से दिया है कि जब तक सीमा पर यथास्थिति नहीं बनेगी जो 2020 से पहले थी और मार्च 2020 से पहले थी, और जब तक हम एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी से डील नहीं करेंगे, तब तक संबंध जो है वो उसमें उथल पुथल बनी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं जहां पर हमारा आंकलन ये होगा कि भारत और चीन के संबंध ड्रामेटिकली चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो एक मुद्दा था 2020 में जो उठा था बॉर्डर को लेकर, वो उसको सुलझाने में भारत कामयाब हुआ है, और भारत ने ये मैसेज दिया है कि भारत कमजोर है चाहे चीन से कैपेबिलिटी वाइज, लेकिन जो रिजॉल्व है भारत का वो बहुत पक्का रहा पिछले 4 साल में, और उस रिजॉल्व का नतीजा रहा कि हम आज इस कगार पर पहुंचे जहां पर भारत को, चीन को भारत की बात सुननी पड़ी और एक्सेप्ट करनी। चीन के संदर्भ में अपने क्लोजिंग के तौर पर ये बोलना चाह रहा हूँ आप दोनों की इजाज़त से, हर्ष साहब और वीरेंद्र जी, कि चीन के साथ दोस्ती बहुत अच्छी है, पर पूरे सतर्कता के साथ, कॉशियसली, क्योंकि अभी बहुत कुछ चीन का हमको देखना बाकी है कि चीन किस हद तक भारत के साथ दोस्ती को निभा पाता है, कितना हम उसके साथ विश्वास और भरोसा उस पर कर सकते हैं। शुक्रिया वीरेंद्र जी, शुक्रिया हर्ष साहब वक्त निकालने के लिए, समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी और बड़ी खबर की ओर। तुर्की में हुए आतंकी हमले की बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले तुर्की की राजधानी अंकारा के बाहरी इलाके में तुर्की की नेशनल एरोस्पेस कंपनी ने टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय पर एक खतरनाक आतंकी हमला हुआ है। कुछ हथियारबंद आतंकी कंपनी के अहाते में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। देखिए तस्वीरें।
इन तस्वीरों में आप आतंकियों को देख सकते हैं। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। तुर्की में उस वक्त शाम के 5 साढ़े 5 का वक्त था जब ये आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर आई है। 14 लोगों के घायल होने की भी खबर है। तुर्की के गृह मंत्री ने हमले की जानकारी दी और कहा कि कुछ लोग इसमें शहीद भी हुए हैं। एक ज़बरदस्त ब्लास्ट भी हुआ। ये तस्वीरें उसी की हैं। इसी बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद आतंकियों ने खुलेआम सब पर गोलियां बरसानी शुरू की हैं। यह भी बताया जा रहा है कि आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है और तुर्की के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था जो ब्लास्ट हुआ आपके सामने। उसमें एक फिदाइन था जिसने अपने आप को उड़ा लिया, लेकिन अभी इस खबर की पूर्णतः पुष्टि होनी बाकी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हथियारबंद आतंकी टैक्सी से वहां पहुंचे। काले कपड़ों, कंधों पर रक्सैक और हाथों में हथियार लिए इन आतंकियों ने आसपास खड़े लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जिससे एयरस्पेस कंपनी पर हमला हुआ, वो तुर्की की रक्षा और एविएशन क्षेत्र की सबसे अहम कंपनियों में से एक है। तुर्की का पहला लड़ाकू विमान इसी कंपनी ने बनाया है। इन आतंकी हमलों में बताया जा रहा है कि साथ में एक महिला आतंकी भी दिख रही है जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है और वो भी फायरिंग कर रही है। आइए और बात करते हैं इस मुद्दे पर पश्चिम एशिया मामलों के जानकार वाइल एस अव्वाद साहब से। अव्वाद साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या आप हमको और जानकारी दे सकते हैं, कौन लोग हैं ये और क्यों उन्होंने अटैक किया? ये सबसे बड़ी बात ये है, 3 लोग थे जो उन्होंने मतलब मिलिटेंट्स वो करा दिया था। एक औरत है और 2 आदमी है, दोनों मार गया था। एक अभी तक मतलब कब्जा नहीं किया था, लेकिन जब तक एक औरत भी है वो तो सस्पेशन है। ये तो बाईवाई के जो लिबरेशन वाला जो कुर्दिस्तान वाले के पार्टी है जो बैन है, उसकी शायद उनकी एक्टिविटी है, या कुछ भी लोग कह रहे हैं कुछ भी ऑल्सो द लेफ्टिस्ट, वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टी है जो उसकी पहले करा दिया था अंकारा के अंदर। लेकिन सबसे सस्पेशन है अभी तक में कुर्दिस्तान वाली लिबरेशन आर्मी है जो उन्होंने ये अटैक करा दिया था, क्योंकि पहले भी किया था तुर्की के अंदर है जो अंकारा भी है, या कोई और जगह इस्तांबुल भी करा दिया था। मतलब काफी सुसाइडल ऑपरेशन भी किया था। अभी तक वो जो अखबार आ रहे वहां पर तुर्की में 5 लोग मर गया था और 15 लोग इंजर्ड हो गया, और उनकी काफी सपोर्ट मिलिट्री आ गया था। वो काफी फोर्सेस भी आ गया था, फौज आ गया वहां पर, ये मिलिट्री बेस। उन्होंने वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन फिलहाल में अभी कोई जिम्मेदारी नहीं कह रहे ये कौन ये काम करा दे। तो किसी ने जिम्मेदारी अगर अभी नहीं ली है तो अभी हालात क्या हैं? कुछ आपके पास अपडेट है क्या? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या अभी भी एक टेररिस्ट जिंदा है और वो उसी प्रीमाइसेस में है? हाँ, वही कह रहे हैं। अभी तक फिलहाल में लोग कह रहे हैं कोई हॉस्टेज है, वो सारी दुनिया दिखा दी। वो सोशल मीडिया है, वो उनकी जब तक वहां पर गाड़ी में हटा दिया था और उन्हें एक चेक पॉइंट भी आ गया था, अंदर है तो सारी देखा। वो एक सुसाइडल भी है, ऑपरेशन भी करा दिया, पहले बम ब्लास्ट हो गया, फिर दोनों को अभी, इसलिए हम लोग कह रहे 2 मर गया था, लेकिन एक अभी अंदर है, शायद कोई हॉस्टेज हो रहा है। इसी ऑपरेशन जो अभी चल रहा था, इसका टाइमिंग में इससे सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है, अहमियत है। आप देख लो अभी तक जो तुर्की प्रेसिडेंट में वहां पर काजान में ब्रिक्स का वो जो समिट चल रहा है वहां पर इनवाइट किया था, अटेंड कर रहा है। शायद लोग कह रहे हैं तो उसका इंतकाम भी किया था। और दूसरी बात भी है, वो भी अभी हमारे जो लोग कह रहे हैं जो अमेरिकन में ट्रूप जो सीरिया के अंदर कब्जा किया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया, वहां पर कुर्दिस्तान का पार्टी की एक्टिविटी बहुत है, वो अमेरिकन सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ये लोग भी कह रहे शायद उधर भी हो सकता है कोई ना कोई वो आ गया था, कोई मिलिटेंट आ गया, इसी अटैक चल रहा था। लेकिन फिलहाल में वी हैव टू वेट एंड सी उसका इन्वेस्टिगेशन क्या डिक्लेयर हो जाएगी। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन साहब, वो कजान में मौजूद हैं, जहां पर बैठक चल रही है ब्रिक्स की। एक्सटेंडेड कंट्रीज़ के तौर पर जो नए मुल्क शामिल किए गए हैं उसमें टर्की भी एक है। और एर्दोगन साहब वहां मौजूद हैं कजान में, और यहाँ उनके मुल्क में यह आतंकी हमला हो रहा है। कितने लोग मारे गए हैं, कितने अभी भी हॉस्टेजेस हैं, क्या डिमांड है, क्या चाह रहे हैं हॉस्टेजेस को रखकर, ये तस्वीर अभी साफ़ होनी पूरी तरीके से अभी बाकी है। पूरी तस्वीर साफ़ नहीं हो पाई है, लेकिन आज शाम को करीब 5 बजे के आसपास तुर्की की राजधानी अंकारा के आउटस्कर्ट में ये एयरस्पेस कंपनी का दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, जहां पर अंधाधुंध पहले ब्लास्ट किया, फिर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए
3 टेररिस्ट अंदर घुसे हैं, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष अब तक बताए गए हैं। अगर मैं तुर्की की बात करूं अबाद साहब, तो तुर्की का रुख भारत को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। कभी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, तो कभी वो प्रो कश्मीर के ऐसी बातें कही जो पाकिस्तान को सूट करती थी। इन परिस्थितियों में क्या टर्की में, अगर मैं टर्की के इतिहास की बात करूं, क्या वहां पर शांति बहाली है? क्या वहां पर वहां के लोग किसी आतंकवादी चीज़ों से पीड़ित हैं, नहीं है? इसके बारे में कोई अपडेट आप दे सके? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है, जब तक आपको याद हो गया 2011 जब तक वहां पर अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था, जैसे बिल्कुल हम लोग बताया था, ये तुर्की में पाकिस्तान इन द मेकिंग, यानी मकसद है जो उनके पूरा टेरिटरीज उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शुरू किया था, पूरा देश के अंदर लोग आ गया था, हमारे देश से अंदर सीरिया के लिए गया था, इराक के लिए अंदर गया, आईएस के लिए सपोर्ट कर रहा है, और अर्दोगान खुद उनकी हमारे देश की तेल में ले गया था और यूज भी किया था, और फाइनली फाइनेंसिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और एक मतलब वो एक 137,000 टेररिस्ट आ गया, 83 नेशनलिटीज हमारे देश के अंदर और इराक के अंदर आ गया। ये इसलिए वहां पर जो जब तक जहर बनाने के लिए आप जहर उसी जहर में खाते हो, इसलिए टेररिस्ट में जब तक आप हाथ लगा सकते, उसकी आपके लिए काउंटर भी हो सकता है। अभी तक फिलहाल में कोई लोग कह रहे शायद हो सकता है अभी आईएस से भी ऑपरेशन हो गया, तुर्की के अंदर भी कर रहा है, लेकिन जब तक एक औरत के साथ है, मेरे ख्याल से इट इज डिस्टेंस ड्रीम, क्योंकि ये तो आईएस उसकी यूज नहीं कर रहा है, बट चांसेस आर स्टिल देयर। एक वो है। दूसरी बात भी है, मतलब तुर्की में कभी मतलब इंडिपेंडेंट पॉलिसी आजकल नहीं है, हमेशा उनके साथ ही मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी सपोर्ट कर रहा है, मतलब सिंपैथाइजर विद द मुस्लिम ब्रदरहुड, ये तुर्की अर्दोगान का। अभी तक उनकी इंटरनल प्रॉब्लम बहुत है, और इंटरनल प्रॉब्लम बहुत है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकता है, ही विल लूज द इलेक्शन ऑल्सो, क्योंकि काफी ही इज नॉट नो मोर पॉपुलर इन तुर्की। लेकिन इट्स अ बिग कंट्री, बहुत बड़ा देश है, और नाटो मेंबर भी है, और अभी तक उनकी देश में मतलब काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, काफी इकोनॉमिक भी उन्होंने बढ़ा दिया था, बट स्टिल ही इज इनटू डीप ट्रबल विद हिज ओन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट विद डिफरेंट कंट्री इन द रीजन। राइट। परिस्थितियां इस वक्त तुर्की में चिंताजनक हैं। अभी भी टेररिस्ट हमला खत्म नहीं हुआ है, बंधक बनाकर रखे गए हैं। जिस दफ्तर में, जिस हेडक्वार्टर में ये हमला किया गया टूसास के, वहाँ पे 15,000 लोग काम करते हैं, और उस पूरी बड़ी बिल्डिंग के एक कोने में इन लोगों ने अपने बंधकों को रखा हुआ है। कुछ लोगों का दावा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक आतंकी मारा गया है, लेकिन बाकी 2 कहाँ हैं इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। 3 लोग देखे गए हैं सीसीटीवी फुटेज में, और जिसमें एक महिला भी दिखाई दी है। ये तस्वीरें तुर्की के हमले की हैं। और इस खबर पर लगातार एनडीटीवी इंडिया की नजर बनी हुई है, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए खबरों की खबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। 9 साल की एक बच्ची को क्लास में मस्ती करना इस कदर भारी पड़ा कि वो मुंबई के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आरोप है कि उसकी टीचर ने बच्ची को कान के पास 2 तेज थप्पड़ मारे, जिससे उसकी बाली कान में घुस गई, जिससे बच्ची के शरीर में टिटनस फैल गया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंबई से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। 9 साल की दीपिका पटेल जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। टीचर के थप्पड़ ने इसका ये हाल किया। मामला करीब 18 दिन पहले का है, जब मुंबई से करीब नाला सुपाड़ा में ट्यूशन क्लास में मस्ती कर रही दीपिका को उसकी टीचर रत्ना सिंह ने कान के पास जोर से थप्पड़ मारा। बाली कान में घुसी, पहले सूजन हुआ, जबड़े में तेज जकड़न हुई और फिर टेटनस का इन्फेक्शन इस कदर फैल गया कि बच्ची मुंबई के केजे सुमैया हॉस्पिटल में बीते 10 दिनों से वेंटिलेटर पर है। ये पेशेंट हमारे पास में 13 अक्टूबर को आया था पेशेंट, और जब हमारे पास में हमें कॉल आया था बेसिकली नाला सुपारा से एक बच्चा है जो टिटनेस सस्पेक्ट कर रहे हैं,
और उसको आईसीयू केयर का रिक्वायरमेंट है। तो हमने जब पेशेंट कैजुअलिटी में आया तो पेशेंट ऑक्सीजन पे था, बट सैचुरेशन उसका अराउंड 60 to 70% के अराउंड था ऑन ऑक्सीजन बाई नेजल प्रॉन्ग। देन इमीडिएटली हमने उसको वेंटिलेट करने के लिए लिया पेशेंट को, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर रहा था। और हमने उसको बेसिकली उसको इतना ज़्यादा सीवियर स्पाज्म था तो उसका मुंह भी ओपन नहीं हो रहा था टू इंटूबेट। अभी तो कंडीशन नाजुक है और क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है, बट एट प्रेजेंट उसका हीमोडायनेमिकली बेटर है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, ऑक्सीजनेशन वाइज भी बेटर है, लंग वाइज भी बेटर है। माता पिता बताते हैं कि कई क्लिनिक्स और अस्पताल के उन्होंने चक्कर काटे, कहीं से भी इलाज नहीं मिला, जिसमें बच्ची की हालत और बिगड़ती चली गई। फिर जाकर मुंबई के केजे सुमैया हॉस्पिटल में बेड मिला। परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, अब सख्त सजा चाहते हैं। टीचर के पास भेजा था मैं ट्यूशन, तो उसको कान पे मार दिया। तो कान पे मारा तो उसको पूरा मुंह में सूजन आ गया, उसको सांस को तकलीफ हो गई, पूरा जबड़ा लॉक हो गया। तो हम लोग मुंबई में बात घुमा, कोई एडमिट नहीं करा, तो तुरंत डॉक्टर बाहर इसे इधर लेके आई मैं। अभी बयान नहीं कर सकते, ऐसा दर्द था ना उसको कि अब बोलने से कुछ बयान नहीं हो सकता। मतलब ऐसा पूरा उसका ये पूरा लॉक हो गया था, मुंह लॉक हो गया, जकड़ गई थी यहाँ से, चल नहीं पा रहे थे, कुछ खा नहीं पा रही थी, एक मुंह में एक पानी का बोले तो बूंद भी नहीं जा रहा था उसके अंदर, ऐसा हालत हो गया था। यहाँ वहाँ बहुत किया लेकिन कहीं एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो सर ने बोले कि मैं करता हूँ, करके हो यहाँ पे किया, नहीं तो बहुत क्या कुछ भी नहीं बताया, पुलिस कार्रवाई नहीं हुआ ना, कुछ भी पुलिस नहीं बताया, उसको टीचर भी कुछ नहीं करा। वो तो ट्यूशन जा रही है पढ़ाने का, हम लोग को कितना तकलीफ है, बच्ची मेरे ऐसा सोई है, कुछ तो खाती नहीं पीती नहीं फोन है। करके भी नहीं पूछा कि बाबा तुम्हारी लड़की कैसा है, क्या है। टीचर ने आपसे अभी नहीं, यहाँ पे आने के बाद कभी उसने कॉल नहीं किया। मेरी बच्ची हाथी वैसे करके दो मेरे को। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। त्यामुळे त्यांनी एफआयआर दिलेली आहे। हमने एफआईआर दर्ज की है। डॉक्टर का सुझाव ले रहे हैं कि मारने से बच्ची की ये हालत हुई है या दूसरी वजह से, ये समझने के बाद कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमने पूछताछ के लिए शिक्षिका को नोटिस भेजा है। तिला आम्ही सध्या नोटीस दिलेली आहे। टेटनस बैक्टीरिया किसी शरीर में टूटी हुई त्वचा के माध्यम से आमतौर पर चोट के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। खासकर तब होता है जब घाव गहरा या गंदगी से दूषित हो। टीका अगर नहीं लिया हो तो संक्रमण घातक साबित होता है, जैसा कि इस बच्ची के मामले में हुआ। तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दीपिका के मामले में कई दिन इसकी चोट की गंभीरता को समझने और आईसीयू बेड की तलाश में बर्बाद हुए। इसलिए आज इस बच्ची के शरीर में टेटनस का प्रभाव ब्रेन तक पहुंच चुका है। अब मुंबई का केजे सुमैया हॉस्पिटल और डॉक्टर इरफान अली की टीम बच्ची को बचाने में जुटे हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। हमारी दुआएं हैं कि इस बच्ची की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो और माँ बाप को एक उम्मीद जगे कि बच्ची ठीक होकर घर पहुंच रही है। आज फिलहाल खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।